मतलब 50%। ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर तो हो ही गया, द डाउट सेशन ऑफ आवर चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। खुशी मतलब जो मेरे चेहरे पे, मेरे ख्याल से तुम्हारे चेहरे पे भी होगी, है ना? खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, क्योंकि चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। समझ रहे हो? मतलब कितने दिन हो गए यार इस चैप्टर को, मेरे ख्याल से 1 महीना तो लग गया ऑलमोस्ट, है ना? चलो भाई, तो आज है समाप्ति, इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा भाई आज ये चैप्टर हमारा, है ना? एक बार चैट बॉक्स में बता देना, क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आज गलती से आएगा, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई थी ना 5 बजे वाली, 5 बजे गलती से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई थी क्या? ऑल गुड, ऑल क्लियर, ऑल गुड, ऑल क्लियर। क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट। सो कहां गया वीडियो ये रहे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम डाउट सेशन। तो आई होप आपको ये चैप्टर आपने पूरा रिवीजन किया होगा, है ना? रिवीजन के बाद ही आप क्लास में आओगे। कल आपको इसकी सीपीपी मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगी, वरना परसों तक तो कंफर्म मिल जाएगी, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगी आपको सीपीपी, ठीक है? मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, सीपीपी का मतलब सुन लो, यहाँ पे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस पेपर होता है यहाँ पे, ठीक है? केमिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर देते हैं, जिसमें आपको, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमने विद इन द टॉपिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, हम डाउट सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? तो हम ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 15, 20, 25, 30 अराउंड 20 से 30 क्वेश्चन हम उस चैप्टर के क्लास में ही लगाते हैं, 20 to 30 क्वेश्चंस। उसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क भी देती हूँ कई बार, है ना? और 15 से 20 क्वेश्चन आपके सीपीपी में रहते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल 50-60 क्वेश्चन आप एक चैप्टर के लगा लेते हो, ठीक है? तो वो जो सीपीपी है वो आपको चैप्टर वाइज मिलती है। डीपीपी जैसे डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, तो आपको केमिस्ट्री में मिलता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि हम इन द क्लास बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा रहे होते हैं, ठीक है? लैग वैग तो नहीं हो रहा है? ऑल गुड ना बेटा? ऑल गुड। सीपीपी मिल गई? अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? इस बार काम मतलब क्या थोड़ा जल्दी में हो गया? ओ माय गॉड, सीपीपी मिल चुकी है, क्या बात है यार, क्या बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम, है ना? बहुत ही ज्यादा प्राउड के साथ मैं कह सकती हूँ, है ना? ये कैसे हो गया यार? ऐसे तो मेरे को इतनी बार, अभी मैंने, आई विल टेल यू, आई विल शो यू, जस्ट अभी मैंने टेक्स्ट किया है, सी हाउ कैन आई शो यू? इसमें कुछ और तो नहीं है ना? हाँ ये देखो, ये देखो, मैंने जस्ट अभी, इफ यू कैन सी, जस्ट अभी ये टेक्स्ट किया है, देख सकते हो तुम। अभी मैंने पूजा दीदी को ये टेस्ट किया, तुम्हारी टेक्स्ट किया है कि ये क्लास 11 चैप्टर की सीपीपी कल याद से अपलोड कर देना, एकदम मतलब भूलना नहीं है ऐसे करके, क्योंकि मुझे ये था कि इस क्लास के पहले मैं बता दूं, वरना फिर ऐसा ना हो भूल जाओ यार। क्या बात है यार, क्या बात है, आज तो दिल खुश हो गया क्लास के पहले ही। चलो, ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डाउट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। और डाउट सेशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है डाउट्स जब मैं बात करूंगी तो आप किसी ना किसी टॉपिक को उठाओगे और बोलोगे मैम बताओ, तो मैं पूरे टॉपिक को ही एक साथ आपको थोड़ा थोड़ा रिकैप करवा दूंगी यहाँ पे, ठीक है? तो भाई हमने इतनी सारे टॉपिक्स, इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ी है, जिसमें हमने शुरुआत करी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। इनफैक्ट सब एटॉमिक पार्टिकल के पहले भी डाल्टन थ्योरी पढ़ी है ना, पर वो तो चैप्टर 1 में भी पढ़ ली थी, 1808 में डाल्टन जी ने क्या कहा था एटम के बारे में, ये सब हम चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स आना स्टार्ट हुए, जैसे कि कैथोड रेज आई, है ना? फिर एनोड रेज आई, फिर उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी बताई गई, उनकी डिस्कवरी की गई, है ना? उसके बाद एक एक करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात होती गई, है ना? जैसे सबसे पहले कौन आए थे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना? थॉमसन जी ने, मतलब जॉन डाल्टन के बाद थॉमसन जी ने एटॉमिक मॉडल बताया, वाटरमेलन में खेलते रहे वो तो, ठीक है? उसके बाद बात आई कि रदरफोर्ड जी ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया, उनके हिसाब से, अच्छा उन्होंने एक डिस्कवरी करी, वो था हमारा न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे रदरफोर्ड जी ने कर दी, ठीक है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। उसके बाद न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बोहर जी, और बोहर जी के बाद बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो, या बोल लो एटम जो है वो एग्जैक्टली स्टेबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाकी सारी चीजें उन्होंने सही बताई गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, बस यहाँ पे ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, ही वाज अनेबल टू एक्चुअली टेल द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम इतना स्टेबल कैसे है ये नहीं बता पाए, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो भाई वो कभी थकेगा और आके बैठ जाएगा, टकरा जाएगा प्रोटॉन से, ये बात थी स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे बोहर जी आते हैं, उन्होंने सब बताया कि नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, फिक्स्ड शेल जिसको हम बोलते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। खैर यहाँ से और भी बोहर जी की बात भी, बोहर जी की भी लिमिटेशन थी। बोहर जी ने जो एटॉमिक मॉडल बताया था, नील बोहर ने, उनकी भी लिमिटेशंस थी, अगर आपको याद हो, ड्रॉबैक्स भी थे, है ना?
क्योंकि एक टाइम बाद तो हमें ये तक पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाता है ना। तो वहां से गेम पलट गया था पूरा। तो हमने बहुत सारे रेज वगैरह पढ़े, एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, है ना, फिर वेव नेचर पढ़ा जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में जाना, ठीक है। फिर हमने बोला जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके पास डुअल नेचर भी है ना। फिर वेव नेचर के बारे में जाना, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बाकी रेडिएशन से, ठीक है। यस मैम। स्पेक्ट्रम के बारे में जाना, है ना, जिसमें हमने सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आके कहां पे गिर रहा है उसके बेसिस पे हमने सारी कहानी पढ़ी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब आज हमें जो भी चीजें दिख रही हैं वो शायद किसी कलर की है ही नहीं, पर उससे लाइट टकरा रही है ना। और जिस कलर की लाइट, कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ लाइट को एमिट कर रहा है, जो लाइट वो एमिट कर रहा है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा, जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सारी कलर की लाइट को एमिट कर दे रहा है, वो ब्लैक बॉडी थी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा कि भाई यहाँ पे ना कोई एक पार्टिकल आ रहा है, ऐसे मेटल की प्लेट है, टकरा गया, तो यहाँ से कूद के उस मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो हमने बोला ये पूरा जो कसूर है, कसूर ये इलेक्ट्रॉन का नहीं है, एटम का नहीं है, कसूर है उस लाइट का, क्योंकि उस लाइट में पार्टिकल नेचर है, फोटोन बैठा हुआ है, वो फोटोन किसी काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है, किसी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहीं पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम आ गया हाइड्रोजन का, लाइन स्पेक्ट्रम बता दिया वही, जिसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फिर डी ब्रोई जी आए, इन्होंने बोला भाई ये पूरी दुनिया में आइंस्टाइन जी ने फैला रखा है कि जो लाइट है, जो एक वेव है, वो पार्टिकल नेचर की भी है, तो हमारे हिसाब से हमारा जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर का भी है। डेविसन एंड जर्मर ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिफ्रैक्शन करके एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे प्रूव किया था कि ये जो डी ब्रोई कह रहे हैं ये एकदम सही बात है। खैर वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए उन्होंने इसको प्रूव किया। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर आपको किसी भी चीज की एग्जैक्ट, हम बोलते हैं अगर आपको किसी भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई, मास पता चल गया, है ना, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं बता सकते। जो हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है और हमें उसकी क्या बोलते हैं, वो पता है, स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसका एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते लोकेशन क्या है, ठीक है। फिर हमने इसी वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि 4 टाइप के हमारे क्वांटम नंबर होते हैं, एक होता है n, एक होता है l, एक होता है m, एक होता है s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, साथ ही साथ बताता है एटम का साइज क्या होने वाला है, ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बताता है, सबशेल के बारे में बताता है, सबशेल के बारे में बताता है और उस सबशेल की शेप बताता है। जैसे एस का शेप होता है स्फेरिकल, फिर डम्बेल, फिर डबल डम्बेल, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स शेप हो जाता है एफ का, ठीक है। फिर क्या है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि जो हमारा जो भी बात कर रहे हैं हम पूरी चीजों में, तो उसमें ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये हमें देखो शेल बताया, फिर सबशेल बताया, और मैग्नेटिक ने क्या बताया, हमें ऑर्बिटल के बारे में बताया और ओरिएंटेशन के बारे में बताया, ठीक है। जैसे एस में एक ऑर्बिटल होती है, पी में 3 ऑर्बिटल होती है, डी में 5 ऑर्बिटल होती है और एफ में 14 ऑर्बिटल होती है। एस हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये सिर्फ एक ही बात बताता है कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो हो गया। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इस दुनिया में अगर आप किसी भी एटम को उठा लो, उसके कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो, इतने सारे, जैसे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम में, एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ, उनके क्वांटम नंबर निकालो, तो हो सकता है एक क्वांटम नंबर सेम आ जाए, n की वैल्यू, हो सकता है 2 क्वांटम नंबर सेम आ जाए, हो सकता है 3 क्वांटम नंबर सेम आ जाए, पर चारों सेम होंगे ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहते हैं भाई n प्लस l से ही एनर्जी निकाली जाती है, मतलब जैसे जैसे किसी में n प्लस l की वैल्यू बढ़ेगी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इसी के बेसिस पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s। एक शेल में एक ही सबशेल, 2 शेल में 2 सबशेल, 3 शेल में 3 सबशेल, इस तरीके से हम बनाते जाते हैं और उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमने हंस रूल पढ़ा। हंस रूल क्या कहता है, जब तक किसी भी सबशेल या जिसकी भी आप बात कर रहे हो, ऑर्बिटल की चलो बात कर रहे हो, तो उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक इलेक्ट्रॉन डाला तुरंत दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया और बगल बगल में ऑर्बिटल खाली है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमें सिमिलर स्पिन के हाफ फिल्ड करने होते हैं, फिर पेयरिंग शुरू करनी होती है। हम पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सिमिलर स्पिन की हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए एक
पर्टिकुलर सबशेल में, सबशेल की ऑर्बिटल्स में। फिर हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जाना, जिसमें हमने बेसिकली नोड्स के बारे में जाना। तो नोड एक ऐसी जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। इसके बेसिस पे हमने दो नोड्स पढ़े, एक रेडियल नोड विच इज ऑल्सो नोन एज स्फेरिकल नोड, एंड दूसरा होता है हमारे पास एंगुलर नोड। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड एस ऑर्बिटल के लिए होता है, वहीं जो एंगुलर नोड होता है वो पी और डी ऑर्बिटल के लिए होता है। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड सीधा सीधा एल की वैल्यू से निकल के आ जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक रिकैप था चैप्टर नंबर 2 का। बताओ भाई, ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर क्लियर क्लियर। चैट्स प्राइवेट क्यों करे हैं? क्योंकि बेटा अगर चैट्स प्राइवेट नहीं होती है ना, तो तुम लोग पब्लिकली आपस में बात कर रहे होते है ना, मस्त एकदम, श्वेता क्या कर रही हो, है ना। फिर वहां से रिप्लाई आता है, अमन तुमने कब खाना खाया था आज दिन में, है ना। तो मतलब इससे तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। इतने सालों के पेपर देखे, उसके बाद पता चला तुम लोग जो भी बातें कर रहे हो तो ना आपस में, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बना किसी भी साल में। तो इस वजह से चैट्स को प्राइवेट करना पड़ गया। चलो भाई, तो ये एक ओवरव्यू है। एक बात बताओ, फॉर्मूला शीट इस चैप्टर की किसने किसने बना ली है? सच बताना, सच बताना मैमड़ा को। मैं क्यों खुद को मैमड़ा बोल, ये क्या मैमड़ा मैमड़ा इतना कर दिया तुम लोगों ने? हाँ, मैम को सच बताओ, जल्दी से सच बताओ। मिस एक्सेप्शन से मैमड़ा तक का सफर, वाह बेटा वाह, डिग्रेड कर दे रहे हो तुम मेरे लाइफ में मेरा करियर। हाँ, किसने किसने बना ली? बनाइए बनाइए, यस और नो, यस और नो। ये मीमी 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 जो आ रहे हैं ना, सच बताना, झूठ नहीं। हाफ क्या होता है ये? अनुष्का, व्हाट इज हाफ? हाँ अनुष्का, तुम्हारा अलग मतलब चल रहा है क्या? क्रिकेट में ज्यादा बिजी हो क्या? अरे अच्छा सॉरी, आप तो अनुष्का बच्ची हो। अनुष्का यार बना लो, ये क्या बात हुई? हाफ क्या बात होती है? एग्जैक्टली exactly. थोड़ी थोड़ी कुछ नहीं हो भाई, ये थोड़ी थोड़ी वाले बच्चे कौन है? थोड़ी थोड़ी का क्या मतलब है? क्या मतलब ऐसे लिख दिया तुमने इक्वल्स टू, ऐसे लिख के छोड़ दिया है क्या 3-4 फॉर्मूले के बाद? हाँ, चुपचाप सारे फॉर्मूला लिख लेना, मैं पीट दूंगी तुम लोग के घर आके, एक एक का एड्रेस निकलवाऊंगी, समझ रहे हो। 12th वाले बेचारे इतने अच्छे बच्चे हैं, हाँ, उन्होंने आज मुझे टैग किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब चैप्टर 2 है उनका, सबने की मैम देखिए फॉर्मूला शीट फॉर्मूला शीट फॉर्मूला शीट। ये 11th वाले बहुत शैतान आए हुए हैं, बता रही हूँ मैं इनको। रुको तुम बेटा, तुम रुको, तुम्हें कहीं रिजल्ट ना बस सजा दे दे। मैं ये चाहती हूँ तुम मुझसे सीखो, तुम अपने रिजल्ट को देखने के बाद कुछ मत सीखो लाइफ में, है ना बेटा। मुझे देख के सीखना, मेरी बातों से सीखना बेटा। चलो, तो अगर नहीं बनाई है तो खैर जोक्स अपार्ट, प्लीज मेक श्योर आप बना लो। अगर आप बोलो तो मैं एक फॉर्मूला शीट अपलोड भी करवा दूंगी, लेकिन उसमें फिर बेसिक फॉर्मूला नहीं होंगे, जैसे सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा ऐसे वाले, लेकिन उसमें बड़े बड़े सारे फॉर्मूला होंगे, 10-12 फॉर्मूला होंगे। या ऐसा करते हैं कुछ टाइम का वेट करके, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी भाई, फिर तुम खुद नहीं बनाओगे। ठीक है ठीक है, अभी आप फॉर्मूला खुद से बनाइए, फिर बाद में मैं देखूंगी क्या तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट कोशिश करना बना लो। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये चैप्टर हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, चैप्टर 1 हो गया आपका, तो 3-4 फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर है ना बेटा, इसमें बहुत फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज हैं। आप बिलीव नहीं, मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ, आप जब भी कभी क्वेश्चन लगाना इस चैप्टर के, आप सीपीपी के लगा के देख लेना, आप 90% क्वेश्चन सोचोगे क्या फॉर्मूला लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला है। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो मैं सिर्फ आपसे बोल सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, यू कैन टेक इट एज अ, यू कैन कंसिडर इट एज अ रिक्वेस्ट और एज वेल एज एन ऑर्डर, मतलब जो भी तुम कंसिडर कर लो, बस फॉर्मूला शीट बना लेना, ठीक है, फॉर्मूला शीट बना लेना। चलो, बेसिक फॉर्मूला भी उसी में डाल दो। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, मैं भी उसी में खुद भी चली जाऊं उसमें, फिर तुमको मिला करूंगी हर रोज आके। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। चलो चलो मैम, आप अपनी इंस्टा आईडी दे दो, हम भी टैग कर देंगे आपको। क्या बात है रेहान, क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात कही रेहान ने, सही बात है। इंस्टा आईडी मैं तुमको देती हूँ, मैं पर्सनल, रेहान तुम अपना एड्रेस दो पर्सनली, यार आके बता देंगे ना तुमको, ऐसे तो अच्छा लगता है, मैं ऐसे बताऊंगी यहाँ पे सबके सामने, समझ रहे हो। तुम ऐसे मतलब एड्रेस भेजो आराम से, ठीक है, आके बताया जाएगा तुम्हें इंस्टा आईडी, ठीक है, क्योंकि इंस्टा आईडी हाथों से बताना है मुझे तुम्हें। ठीक है, चलो पढ़ो। The wavelength of the visible spectrum extends from violet to red. wavelength, अच्छा कॉन्सेप्ट समझा करो, ठीक है। जो वेवलेंथ है एक स्पेक्ट्रम की,
वो कहां से कहां तक जा रही है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। पहली चीज, आपको कभी भी नैनोमीटर में चीजें नहीं लिखनी होती है, आप मीटर में बदलो। तो 400 इंटू 10 की पावर -9 है ना, और ये हो जाएगा 700 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज, हर्ट्ज में हमें करनी है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लिखा ही हुआ था 1 नैनोमीटर में इतने मीटर होते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए। नैनोमीटर से मीटर से चेंज, एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज, ये सारे आपको चेंजेस पता होने चाहिए, कन्वर्जन्स। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से क्या वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पूछी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछी और दिया क्या है हमें, वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबको पता है, C इक्वल्स टू एफ लैम्डा बोल लो, है ना, C इक्वल्स टू एफ लैम्डा बोल लो। जैसे कई बुक में ऐसा लिखा रहता है कि C अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, है ना, F की जगह म्यू लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो लिख लो जो भी लिखना हो, म्यू इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। लिख दूं क्या, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, C इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना, और दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा इसमें। म्यू की वैल्यू कितनी है, देखो म्यू की वैल्यू कितनी है मैम, म्यू ही तो निकालना है। सी की वैल्यू कितनी है हमें पता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब 2 लैम्डा मतलब 2 बार ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तो 400 नैनोमीटर यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -9, ये हो गया लैम्डा 1 और ये वैल्यू हो गई हमारी लैम्डा 2। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, दिस डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, फिर सेकेंड म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय म्यू 2, है ना, 700 इंटू 10 की पावर -9। बस बेटा कैलकुलेट कर दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाना, 10 की पावर -9 है, +9 हो जाएगा, ऊपर जाके +9 हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 400 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 700 आएगा, इंटू 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, 17, 10 की पावर 17, ऐसे करके कुछ होगा। चाहो तो 0 काट भी देना, है ना, 0 0 काट देना, यहां से भी 0 0 काट देना, तो 3 इंटू 10 की पावर 2 0 कट गए 15, 3 10 की पावर 15। कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा हो, 3/4 और 3/7 को कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 3/4 7.50 इंटू 10 की पावर 14, है ना, ये आएगा 7.50 इंटू 10 की पावर 14। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो हर्ट्ज फॉर्मूला रख देना, यूनिट रख देना, है ना। देखो कैलकुलेशन खुद से करते रहना, मैंने 1 2 में मैं बता दूंगी, बट आपको खुद से ही करनी है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है, 4.00 10 की पावर 14, 4.00 10 की पावर 14। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। बोलो भाई, क्वेश्चन 1 आ गया, ये तो कर ही लोगे। 750 है मैम, अच्छा सॉरी 750 750, हाँ ठीक है, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बोल रहे थे वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ की रेंज दी हुई है, एक्सप्रेस करना है इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में, मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई, इसकी रेंज कितनी हो गई 4.00 इंटू, या ऐसे लिख लो 4.0 मतलब 4 इंटू 10 की पावर 14 से लेकर के 7.50 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, यहां तक की रेंज है इसकी फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी की रेंज इसकी कुछ इस तरीके से दी हुई है ना। रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम दिस टू दिस टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। किसी किसी क्वेश्चन क्लियर है भाई, कितने बच्चों को क्लियर है? मैम नींद में हूं अभी, क्लास बाद में ले लूं। कौन कह रहा है ये? खुशनुमा बेटा, जो तुम दुखनुमा हो गए ना नींद पूरी करने के बाद, अगर तुमने अपनी ओवरऑल नींद पूरी कर ली लाइफ में, बेटा जिंदगी दुखनुमा हो जाएगी, मानो मेरी बात। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, समझ रहे हो? खुशनुमा, इफ यू वांट टू बी खुशनुमा फॉरएवर इन योर लाइफ, प्लीज स्टडी, है ना। पहले सोना होता है बेटा, क्लास में थोड़ी सोना होता है, ये कौन सा स्केड्यूल है? चलो भाई, क्लियर है, क्लियर है। सिंपल फॉर्मूला रखना था और बस आपको ये याद रखना था कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरीके से निकालना था, 2 बार फ्रीक्वेंसी निकालना था, 2 बार फ्रीक्वेंसी निकालना था, 2 बार फ्रीक्वेंसी निकालना था। बोलो क्लियर 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 क्लियर, बहुत सारे क्लियर आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं,
कैलकुलेट वेव नंबर, हमें वेव नंबर निकालना है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दिस। हमें वेवलेंथ ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। अच्छा, कभी भी वेवलेंथ वेवलेंथ है, आपको हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एमस्ट्रॉन्ग को मीटर के लिए बताया था 10 की पावर -10, तो 5800 इंटू 10 की पावर -10 में आपको ये कन्वर्ट करना होगा। ये सबको याद है ना, 10 की पावर -10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, मीटर में। एग्जैक्टली ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, वेरी गुड, मीटर में, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या है वेव नंबर, बड़ा सिंपल हो गया, वेव नंबर तो सबको पता है, ऐसे लिख लेते हैं ए पार्ट। वेव नंबर क्या होता है, म्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर इज 1 अपॉन वेवलेंथ, है ना, यस मैम। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5800 इंटू 10 की पावर -10 विच इज बेसिकली 10 की पावर प्लस का 10, है ना, 10 अपॉन 5800, है ना। बल्कि इसमें भी आप चाहो तो आप 2 जीरो काट सकते हो, है ना। तो 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 58, है ना। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप तो खुद से ही करना, बट मैं बता रही हूँ, जैसे 100 इंटू 10 की पावर 6 लिख दिया, लेट्स से, है ना, 6 7 8 एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 58, है ना। तो 100 से डिवाइड कर लो 58 को, मतलब मैं आपको कैलकुलेशन का एक तरीका बता रही हूँ। 100 से डिवाइड कर लो 58 को, है ना। तो ये 1 आ जाएगा, फिर कुछ आएगा, फिर 2 आ जाएगा, समथिंग समथिंग आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 6 लगा देना। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेशन हमेशा खुद से किया करो। देखो, ठीक है, देखो 1.724 इंटू 10 की पावर 4। अच्छा देखो 6 में भी लिख सकते हो, है ना। तो आप बल्कि ये लिखो 1.724 10 की पावर 6, इसको कैलकुलेट करने पे 1.724 आ रहा होगा, देखो, है ना। इसको बल्कि लिख लो आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 10 की पावर मैंने बोला 100 कर लो, इंटू 10 की पावर 6 कर लो, डिवाइडेड बाय 58 कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको ये करना होगा कि 100 को हम 58 से मैम डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से। इस तरीके से तोड़ तोड़ के करते हैं कैलकुलेशन। देखो देखने में डिफिकल्ट लगेगी, हमेशा लगेगी। अब आप इसको देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग। लेकिन अगर आप इसी को ऊपर ले जाओ और आप इसको ऐसे तोड़ के करो कि यार ये आसान बन जाए, कैलकुलेशन आसान बनाया जा सकता है। बिलीव मी, आप कैलकुलेशन को आसान हमेशा बना सकते हो, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 100 डिवाइड बाय 58 कर दो, 1.72 समथिंग आ जाएगा। तो बहुत इजी होती है कैलकुलेशन, ठीक है। 1.724 10 की पावर 6, 1.724 इंटू 10 की पावर 6। क्या निकालना था, म्यू बार निकालना था ना, ये आ गई म्यू बार की वैल्यू, म्यू बार, ठीक। अच्छा, यूनिट क्या लगेगी, म्यू बार इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ मीटर में होती है, तो वेव नंबर किस में होगा, मीटर इनवर्स में, मीटर इनवर्स में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। कुछ और भी निकालना था, आई गेस फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी बी पार्ट, बी पार्ट यहां पे कर लो। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, है ना। सी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय, इसको भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है मतलब मीटर में रखना पड़ेगा, तो 5800 इंटू 10 की पावर -10। अब कर लोगे कैलकुलेट, देखो, है ना, कैलकुलेट सब कर लेंगे। क्या क्या इजी कैसे बनाएंगे इसको, बस इजी तरीका सुनो फिर आंसर देख लेना। 3 इंटू 10 की पावर 8 है मैम, इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर +10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5800, है ना, यस मैम। ऑफ कोर्स इसके 2 जीरो हमने काट दिए होंगे, यहाँ 8 बचेगा, तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, मतलब ओवरऑल 10 की पावर कितनी हो गई, 16 हो गई, और बचा क्या, 3/58। सॉल्व कर लेना 3/58, सिंपल, 3/58 सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा 5.172 10 की पावर 14, 5.172 इंटू 10 की पावर 14 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, 14। और अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, क्या निकाल रहे हैं हम, ये वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो भाई बताओ, किसी किसी क्लियर है, कितने बच्चों को क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे यार, मेरे घर पे थोड़ी मिलेंगे यार, नोट्स नोट्स वाले सेक्शन में मिलेंगे। जब आप केमिस्ट्री पे क्लिक, आप माय कोर्सेज पे जाना, यार ये मैं ये प्रमोशन कर सकती हूँ ना इस चीज का, एकदम सिखाने वाला वीडियो एक माय कोर्सेज पे जाना, है ना। फिर तुम साइंस में गए, पहले माय माय कोर्सेज में गए, प्रारंभ क्लास 11th में गए, उसके बाद बेटा आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, केमिस्ट्री पे क्लिक करना, जब केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 2 पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देगा, नोट्स, सीपीपी, वीडियोस, नोट्स पे क्लिक कर देना, अलग अलग लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। देख रहे हो कैसे स्टेप वाइज बता दिया, क्योंकि स्टेप के भी नंबर होते हैं, स्टेप के नंबर होते हैं, है ना, तो स्टेप वाइज तुमको मैम बताएंगी। क्लियर है भाई हमारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं है,
दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ नोट करते जाओ, साथ में करना है, साथ में नोट करते जाओ ना, साथ में नोट करो आप। जब मैं लिख रही हूँ तब आप भी लिखने लग जाओ। वैसे मैं तो इसको हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, मतलब आपके ऊपर, अगर आप लिख पा रहे हो जल्दी जल्दी लिख लो, मैं टाइम दूंगी, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टाइम दूंगी, तुम लिख लिया करो। मैं 1 मिनट का, चलो चलो 20-30 सेकंड का टाइम दे दिया करूंगी आपको लिखने के लिए, लिख लिया करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए। वैसे मैं ऐसा बोलती नहीं, पर क्वेश्चंस में आप साथ में ही लिखो तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी, म्यू की वैल्यू। अच्छा एक और चीज, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार क्लास में तो आसान लग रहा है, घर में जाके नहीं हो पा रहा। उसका रीजन समझो। मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन, देखो तुम्हारी मिस एक्सेप्शन को मिस एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं, मैं तुम्हें एक रीजन बताती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, केमिस्ट्री को बहुत आसान शब्दों में बनाओ। जब आप इसको आसान करोगे ना, तो मतलब अब किसी को ऑलरेडी आसान लगता है, मुश्किल लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे बहुत आसान बना सकते हो। मैं हमेशा क्या करती हूँ, देखो आप मेरा तरीका देखो, मैं किस तरीके से कर रही हूँ चीजों को। हमेशा लिखो गिवन क्या है, हमेशा लिखो गिवन क्या है। म्यू की वैल्यू मुझे गिवन है, फिर फॉर्मूला सोचो इससे क्या लग सकता है, क्या पूछा है उससे क्या फॉर्मूला बन सकता है। फिर टेक्निक देखो, आप अगर कैलकुलेशन भी देख रहे हो तो आप 1000 बार देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मैं आपको 10 बार बोलती हूँ खुद से करो कैलकुलेशन, लेकिन मैं तुम्हें तरीका बताऊंगी जहां तुम मुझसे पूछोगे, है ना? तो उसे बहुत आसान तरीके से तोड़ो, और जिस दिन तुम ये कैलकुलेशन सीख गए ना, तुमने आधी नैया तुम्हारी पार हो गई। चाहे तुम फिजिक्स की बात करो, चाहे आप बेटा बात करो केमिस्ट्री की, स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स मैथ्स अलग बात हो गई, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल होती है कैलकुलेशन को आसान करना। ये मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं होती है, ये अलग तरीके की कैलकुलेशन होती है ना, तो इसे आसान करना पड़ता है। चलो फिलहाल 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 एनर्जी हमें निकालना है 1 मोल। अच्छा 1 मोल, दो चीजें बोली गई, एनर्जी निकालना है पर 1 मोल फोटोन की निकालना है, ठीक है? और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 10⁻14 हर्ट्स। 5 × 10⁻14 हर्ट्स, ये हमें गिवन है। यस मैम। और निकालना है क्या? एनर्जी, ई की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है? 1 मोल ई की वैल्यू निकालना है, ठीक है? E इक्वल्स टू म्यू से रिलेटेड कोई फॉर्मूला, E इक्वल्स टू एच म्यू, पढ़ा हुआ है सबने, सबने पढ़ा है मैम, हम सभी ने पढ़ा है। E इक्वल्स टू एच म्यू फॉर्मूला है, एच म्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू एच की वैल्यू सबको पता है, प्लैंक कांस्टेंट है ना? तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10⁻14, है ना? ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? 10⁻−34 है, 10⁻14 है, दोनों को देख लो क्या आएगा, है ना? माइनस हो जाएगा 34 और 14, माइनस का 34 है प्लस 14 है, इसे देख लेना कितना आ रहा है ना, 20 आ रहा होगा मेरे ख्याल से ना, माइनस का 20 आ रहा होगा, ठीक है? अब क्या है, 6.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 33, है ना? 3.33 और क्या था, और भी था क्या? 26 भी था क्या? 6.626, चलो 2 से ही कर दो केवल, 5 2 10, 1 कैरी, 6 5 30, 31, 1 कैरी, 3 कैरी, है ना? हाँ, तो 33.10 समथिंग आ रहा होगा, है ना? इंटू 10⁻−22 है, -20 है, सॉरी, फिर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट कर लो, इस तरीके से आप इसे कर लेना। देखो क्या आ रहा है, कितना कितना कितना, 3.33, देखो एग्जैक्ट आ रहा है 3.33। हमारा आंसर क्या है, देखो कितना आसान तरीके से किया। बेटा मैं कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं 1000 बार बोल रही हूँ, बात खुद से करो आप, है ना? मैं कर दे रही हूँ, पता नहीं क्या उसमें किया आपको समझ में आए, क्योंकि मैं बस जब से मैं देख रही हूँ एक ही चीज आ रही है, कैलकुलेशन समझाओ आप। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझा दूं क्वेश्चंस में, पर आप बहुत आसान तरीके से सीखते जाओ। देखो ये -20 आ गया 10 की पावर, यस मैम, फिर 6.62, और इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, 6.626 है ना, तुम 6.62 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आसान कर लो, जो तुम्हारा मर्जी हो, ठीक है? कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 30, 5 2 10, 13, 6 5 30, 31, 6 5 30, 33, 3 के बाद 0.123, ठीक है? अब ये आंसर आ रहा है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि हम कैसे लिखते हैं, n इंटू 10 की पावर n, अगर किसी को याद हो, जिसमें जो कैपिटल n होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है, 1 से 10 के बीच में होता है हमेशा। तो भाई इसका पॉइंट हमें इस साइड करना पड़ेगा, इधर 3.3, और इधर करोगे तो पावर में माइनस लगेगा, एक कम हो जाएगी वैल्यू, है ना? तो -19, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 3.3313, याद रखना 3.3313 बोला ना मैंने, 3.3313 समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर -19। अच्छा यूनिट सोचो, इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड,
इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, मतलब 1/सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसिल, जूल, एनर्जी जूल में ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, जूल। ये आ गई ई की वैल्यू। पर क्या ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है? क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? सोचो सोचो सोचो, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? आप खुद से सोचो, कितने बच्चों को लग रहा है? पूछा क्या था उसने? एनर्जी पूछी थी मैम, सही है, निकाल दिया, पर उसने 1 मोल के लिए पूछी थी, तो हमने इस पॉइंट को छोड़ा नहीं है। उसने बोला 1 मोल के लिए एनर्जी बताओ, तो अगर हमसे उसने बोल दिया एनर्जी बताइए फॉर 1 मोल फोटोन, तो मैम हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, भाई 1 मोल के लिए पूछा है तो जितनी भी एनर्जी है मल्टीप्लाई बाय जो भी एवोगाड्रो नंबर होता है। एनर्जी कितनी है? 3.33, यार एक बार चेक भी कर लेना एग्जैक्ट क्या आ रहा है, 3.313, 313 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, तो देख लेना जो भी आ रहा हो, है ना। तो 3.313 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, या ऐसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, यहां से कुछ आंसर आ जाएगा, देखो, है ना, क्या आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, देखो खुद से, 199.51 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ रहा होगा आपका, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा होगा। आप जूल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जूल में आपका आंसर आ रहा है, आप जूल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोशिश क्या करो, किलो जूल में लिख के आओ, एनर्जी ज्यादातर किलो जूल में लिख के आई जाती है, लेकिन आप जूल में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ किसी किसी क्लियर है? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस, तो एवोगाड्रो नंबर्स कहां गया, तो हमें एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर लिख दो जल्दी से, बताओ बताओ बताओ, क्लियर क्लियर क्लियर, कितने बच्चों को क्लियर है? कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर 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 95.2 क्या मैम? पावर 20 क्यों है? कहां पे 20 है? कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे कहां 20 लगाया है? अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने ये पावर नहीं लगाई क्या? एक सेकंड कहां गया? मैंने ये पावर नहीं लगाई क्या? एक सेकंड, रुको रुको रुको, अरे यार, रुको 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 रुको, मैंने गलती से ये आधा लिख दिया है ना, इसको पावर लगा दो, मैंने ये नहीं लिखा, इंटू 10 की पावर -90, हाँ हाँ, फिर मल्टीप्लाई करना 6.023 इंटू 10 की पावर 23, हाँ ठीक है, इसको सही कर लेना एक बार, हाँ हाँ प्लीज इसको करेक्ट करना, मैंने गलती से वो ऊपर लिखा नहीं, बस इतना ही लिख दिया, वो मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 भी था, ठीक है। चलो क्लियर है मेरे ख्याल सभी को, आगे बढ़ जाए, आगे वाला क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वॉट बल्ब एमिट्स, बहुत सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर, पहले तो भाई देखते ही 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, है ना, क्योंकि ज्यादातर मीटर में ही चीजें निकालनी होती है हमें, ठीक है, या सेंटीमीटर में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड बाय अ बल्ब। अच्छा ये क्या गिवन है? 100 वॉट भी कुछ गिवन है, वॉट मतलब पावर से रिलेटेड है, पावर है 100 वॉट, आपको पता है आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हो, एनर्जी में करोगे तो इसको बोलोगे 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड अगर आप इसको एनर्जी बोलोगे, ठीक है ठीक है। 6.022 होगा मैम, मैंने आपको बोला ना 6.022 भी हो सकता है, 6.023 भी लिख सकते हो आप बेटा, कई जगह पे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लिखा रहता है, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दरअसल वो जो वैल्यू होती है ना 6.022 समथिंग आगे आगे वैल्यू होती है, तो राउंड ऑफ करके 23 भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां पे थे हम, हाँ, तो ये हमारा प्यारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहा है भाई, भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स, पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स समझो, पहले वो समझो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अगर कभी भी मुझसे बोलेगा वो नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो वो हो सकता है पावर अपॉन एनर्जी, डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है, पावर अपॉन एनर्जी, जितनी भी पावर है अपॉन जितनी भी उसकी टोटल एनर्जी है, अगर हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। देखो उसने क्या बोला, इतने वॉट का बल्ब है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकाल रहा है बाहर, मोनोक्रोमेटिक एक लाइट है उसको बाहर निकाल रहा है, ठीक है, टाइप ऑफ लाइट, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, हमें नंबर ऑफ फोटोन बताने जो हर सेकंड उस बल्ब से निकल रहे हैं, हर सेकंड उस बल्ब से कितने फोटोन निकल रहे हैं, तो हम बोलेंगे जितनी पावर का बल्ब है डिवाइडेड बाय जितनी उसकी एनर्जी है, ठीक है। पहले तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या हमें पावर पता है?
यस मैम। क्या हमें एनर्जी पता है? नो मैम। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस मैम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू एच म्यू होता है मैम, है ना। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, कहीं भी फ्रीक्वेंसी गिवन है? नो मैम। एच तो पता ही होता है। अच्छा, तो एक और फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये भी पता है। एच पता होता है, सी पता होता है, लैम्डा पता है क्या यहाँ पे? यस मैम, लैम्डा की वैल्यू पता है हमें। इस तरीके से हम फॉर्मूले तक पहुंचे, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, इक्वल्स टू एच सी, तो एच म्यू ही तो पढ़ा है, फॉर्मूला ही क्या है पता है हमें, एच सी बाय लैम्डा भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगना है। एच कितना है? प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल गई 400 × 10 की पावर -9। कैलकुलेट आप करते रहोगे, मुझे पता है। आपको जो दिमाग में होना चाहिए वो होता है कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट सब छुट्टी कर दो मैम, पिट जाओगे बेटे, पिट जाएगा तू, समझ रहा है? बहुत पिटेगा, बता रही हूं मैं, ठीक है ठीक है मैम। डेरिवेशन, डेरिवेशन कौन सी डेरिवेशन इसमें है? इसमें डेरिवेशन क्या है? अच्छा एक बात ध्यान सुनो, जितने क्वेरी क्लियर कर पाओ क्लास में क्लियर कर लिया करो बेटा समझ रहे हो? लाडले तू समझ नहीं रहा है, हल्के में ले रहा है 11वीं कक्षा को, लाडले थोड़ा सा सुधर जा, ठीक है ठीक है। चलो पढ़ लो इसको, ठीक है। चलो अच्छा, तो कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं मैम, कर ही देंगे हम। अब देखो मैं नहीं बता रही, अब सब समझ गए तुम। 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर देखो, एक -34 है, एक 10 की पावर 8 है, एक 10 की पावर ऊपर जाके प्लस की 9 बन जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा यहीं पे काट दूं क्या मैं? यहीं पे दिख रहा है मुझे, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे बचेगा 7, है ना। तो 10 की पावर 15 और ये 10 की पावर 34, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, -34 + 15, है ना। तो 14 में से 5 गया कितना हुआ? 9, है ना। 2 में से 1 गया कितना हुआ? 1, -19, है ना। तो पावर देखो -19 आ रही होगी, 10 की पावर -19 समथिंग आ रही होगी। और क्या है? 6.6 है मैम, इंटू 3 है, अपॉन में मैम 4 है ना। अच्छा इसका पॉइंट हटा के भी आप 2 0 लगा के यहां से भी 2 0 काट सकते थे, है ना। यस मैम। चलो रोक देते हैं इसको, अभी अभी इतना ड्रामा नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? 6 2 3 2 6 18, है ना, 1 कैरी 18 19 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16, है ना, 17 18 19, 3 बचा 3 बचा 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा, 4 6 24 24, फिर 2 बचा, 4 5 20, 49.65 इंटू 10 की पावर 19 समथिंग समथिंग ऐसा होगा ना। देखो 4.9 10 की पावर 19 हम 4 पॉइंट में करेंगे, तो 4.96 इंटू 10 की पावर -19, देखो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कैलकुलेशन आसान कर पा रहे हैं हमारे बच्चे? क्या ई की वैल्यू हमारी निकल आई? कैलकुलेशन आसान कर पा रहे हैं हमारे बच्चे? बोलो बोलो बोलो, कैलकुलेशन आसान करना सीखे हमारे बच्चे? क्या बात है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने खुद से भी आंसर दिया। 4.969 10 की पावर -19, 4.969 10 की पावर -19, एनर्जी है तो जूल में निकलेगी। कर पा रहे हो ना? वेरी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया, वेरी गुड। एंड आई होप आप खुद से कर रहे होगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना। मैं कर सकती हूँ देखो कभी कभी, क्योंकि हमें आंसर जल्दी करना होता है, क्लास में समझाना होता है कॉन्सेप्ट मेन, तो मैं अगर कभी यूज कर रही हूँ दैट इज समथिंग एल्स। आप बेटा कोशिश करो कभी भी यूज मत करो, कभी भी मत करो। बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है ना, चेक करने के लिए केवल यूज किया करो कि जो तुमने कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं। उसके अलावा कभी कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हो, बिलीव मी आप अपने नंबर कटवाने वाले हो। और अगर आप 11th में नहीं ना तो 12th में कटवाओगे, कटवाओगे जरूर तुम। और तुम्हें तुम्हें ना वैसे ही पसंद है कटवाना, है ना। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने तुम्हें तो बेटा वैसे ही शौक है, बट बेटा यहाँ पे मत वो शौक पूरे करना, ठीक है। कोशिश करना वो शौक आप पढ़ाई के साथ ना पूरे करो, ठीक है। मैम कैलकुलेशन इरेज मत करना, तो फिर जगह नहीं बचती है बेटा, जगह नहीं बचती है ना। तो कर लिया करो, ऊपर ले जाओ सारी वैल्यूज, 10 की पावर 1 कर लो, फिर जो छोटी छोटी वैल्यू बचे उसे डिवाइड कर लो, ठीक है। चलो चलो चलो, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना था ना। हाँ मैम, नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। पावर हमें पता ही थी ऑलरेडी, 100 जूल सेकंड में कर लो इसको, है ना, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो 100 नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय जो हमने वैल्यू निकाली है 4.96 इंटू 10 की पावर -19। अब वही -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 कटेंगे,
ये सारी कहानी करते रहना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स का, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे निकल के आ जाएंगे। देखो 100 डिवाइडेड बाय 4.96 इंटू 10 की पावर 2.0122 इंटू 10 की पावर 20 आ रहा है शायद, है ना, 20 फोटॉन्स। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं एक बार इसको वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैं इस क्वेश्चन को वापस से, मैम 4.97 ले सकते हैं, मैंने भी यही लिया है, देखो 4.97 कर लो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना ये थोड़ा थोड़ा चलता है, इसको आप 4.97 लिख देते हैं, बिल्कुल सही है। देखो मैंने तो 96 भी लिख दिया। देखो आप 0.0 के बाद अगर कोई वैल्यूज में इधर उधर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत चल सकता है, उसके अलावा कुछ मत करना। आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए वो छोटी मोटी चीजें कर सकते हो फिलहाल, है ना। जैसे एकदम सही बात बोली आपने यहाँ पे 4.97 लो बल्कि, है ना, 4.97 लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम रिपीट करने जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन वापस से समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमारे रिपीट वाले बच्चे इससे पहले की रिपीट बोले, आपकी मैम पहले ही समझा दे रही है। उसने बोला था क्वेश्चन में कि 100 वॉट का बल्ब है, तो मैंने बोला अगर 100 वॉट है मतलब इसको जूल पर सेकंड में कर देंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगा, है ना, पावर एनर्जी के फॉर्म में पावर है, ठीक है। यस मैम। तो उसने बोला ये वॉट का बल्ब है भाई, इसकी मैं तुम्हें वेवलेंथ दे रहा हूं, तुम मुझे बताओ कितने फोटोन निकलेंगे हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे अगर कभी हमें पावर गिवन है तो उसे डिवाइड कर देंगे अगर हम एनर्जी से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ सकते हैं पर यूनिट, है ना, पर यूनिट पर सेकंड में कितने फोटॉन्स हैं वो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी से निकल के आ जाएगा। पर उसके लिए हमें एनर्जी नहीं पता थी क्या है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगता है, एच म्यू। पर यहाँ पे कोई म्यू की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन थी, पर फ्रीक्वेंसी की जगह उसने हमें वेवलेंथ दे दिया था, तो हमें पता है उसे एच सी बाय लैम्डा भी बोल सकते थे, है ना। तो बाकी वैल्यू सब पता है, उठा के हमने रख दी। तो ये भाई हमारा क्वेश्चन होगा 968 होगा क्या मैम, 96, अरे चेक कर लेना जो भी आ रहा हो यार। मैंने बोला ना इस पॉइंट के बाद बेटा आप अगर इधर उधर कुछ करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पॉइंट के बाद अगर आपने थोड़ी बहुत कुछ इधर उधर कर दी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड्स तक में इसका नंबर नहीं कटता है। लेकिन कोशिश क्या करो, खैर मत करो, है ना, कोशिश तो आपको यही करनी है कभी ऐसा ना हो, पर 2 पॉइंट एग्जैक्ट आपको एकदम सही लिख के आने हैं, ठीक है। जैसे आप 98 बोल रहे हो ना, 968 तो कोई दिक्कत नहीं, वो 97 ही बनेगा, ठीक है। चलो क्लियर 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 क्लियर, किसी का और कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई क्या बात है, द्रोना और रोना के बच्चे भी आ गए क्या आज क्लास में चलो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सीपीपी कहाँ मिलती है मैम बता दो। मैं तुम्हें फिर से, करम ने पूछा है, करम बेटा कैसे करम है, तुमको समझ ही नहीं आ रहे थे दिन से सीपीपी, कैसी बात कर रहे हो, पहले चैप्टर की सीपीपी नहीं लगा के आए हो। हाँ कैसे मिलती है सीपीपी, फिर से मैं समझाती हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पहले आपको माई कोर्सेज पे क्लिक करना है, माई कोर्सेज पे आपको साइंस क्लास 11th में जाना है, ठीक है। प्रारंभ क्लास 11th में जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको वो पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट, फिर आप केमिस्ट्री में जाओगे, जब आप केमिस्ट्री में जाओगे तो पूछेगा कौन सा चैप्टर, फिर आप चैप्टर 1 या 2 जिसमें भी जाना है, फिर वहां पे आपको 3 ऑप्शन देगा, सीपीपी, नोट्स और वीडियोस, ठीक है। टेस्ट भी कई जगह पे लिख के आ रहा होगा, तो आपको सीपीपी में क्लिक कर देना है तो सीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई क्लास ओवर बेटा, ओवर तो तुम्हारा बताऊंगी मैं तुम्हें कभी ना कभी ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड ये बता दिया, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। हाँ थ्रेशोल्ड क्या भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इज दिस, हमें एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, यस मैम, म्यू नॉट से जिसे डिनोट करते थे, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू है, ये क्या है म्यू नॉट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, अच्छा 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 अच्छा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बतानी है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, क्या बात है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अब सबसे पहले एक बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैम हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन बेटा बिलीव मी तुम बहुत बड़े बेवकूफ अगर तुमने ये फॉर्मूला लगाया। क्या कह रहे हो मैम, क्योंकि आप सोचो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहीं मास दिख रहा है, कहीं पे भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी मास नहीं, v की वैल्यू हाँ मैम दिख रही है, पर बेटा v के साथ v नॉट भी तो दिया है, आप बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे बच्चे ही बताएंगे क्या फॉर्मूला लगेगा, हमारे बच्चे बताएंगे क्या फॉर्मूला लगेगा। मैम टेस्ट नहीं नहीं कल तुम्हारा टेस्ट नहीं है, संडे को आपका इस चैप्टर का टेस्ट, कल तुम्हारा टेस्ट है, अच्छा हाँ है, कल 10 बजे है, सॉरी 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 माय बैड, कल 10 बजे आपका टेस्ट भी है आई गेस, है ना। 10 से 10 बजे तक का ही टाइम रहता है, सुबह 10 से दूसरे दिन 10 बजे तक, तो कोशिश करना उस टाइम तक अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। चलो
हाँ भाई, कोई फॉर्मूला बताएगा मैम, और कितनी स्लाइड्स बाकी हैं? बस 9-10 पे खत्म कर दूंगी क्लास, 9-10। बेटा पढ़ लो अच्छे से, लंबा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी लगा लो मैम की क्लास में। इससे अच्छा क्या बात है यार? मेरे को आंसर दिख गया, मेरे को आंसर दिख गया, आंसर दिख गया। अहाना ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा। दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा रूट के ई। सोचो उससे रिलेटेड कुछ गिवन है, उसमें भी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 के काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो उसमें भी तो मास पूछता है, मास तो बेटा उसमें भी आता है ना, वो भी नहीं लगेगा, गलत। आहाना ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था, अभी आंसर चला गया मेरे पास से, ठीक है। तो आप एक और फॉर्मूला लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। जैसे कई बुक्स में ऐसे एच बुक्स में क्या मतलब आपको पता ही है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट भी बोल सकते हो। ये भी एक फॉर्मूला था, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो इस कंडीशन में हम ओवरऑल फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेंगे। आया समझ में? नहीं नहीं नहीं, सबने गलत आंसर दिया, सबने गलत आंसर दिया, सबने वो अंडर रूट वाला बोल दिया, सबने वो बोल दिया 2 के एम, है ना, और इंटू जो मास होता है के ई इंटू मास। ये नहीं लगेगा, गलत 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 गलत, ये नहीं लगेगा, क्योंकि मास नहीं गिवन है ना। मास गिवन होता तो हम ये ना लगा लेते, मास ही गिवन होता तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा लेते बेटा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। फालतू में बढ़ाओ मत क्वेश्चन को, अब वो निकालोगे, फिर म्यू की वैल्यू निकालोगे, वहां से मास निकालोगे, फिर उठा के रखोगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको करने के लिए, यहां से सीधा आ जाएगा। मोहम्मद शमोइल कह रहे हैं अहाना तो नागिन है मैम सीजन 7 की। बेटा जिस हिसाब से, क्या नाम था इस बच्चे का, नाम ही चला गया क्या, शमोइल, जिस हिसाब से बेटा तुम नागिन देख रहे हो, डसेगा तो तुमको तुम्हारा जिस दिन मार्कशीट आएगी उस दिन तुम्हारा जो रिजल्ट है ना, वो तुम्हें बहुत गंदा डसने वाला है, समझ रहे हो। नागिन 7 में कौन है कौन नहीं है, जितने अच्छे से तुमने याद किया ना, बस उतने ही डेडिकेशन के साथ फॉर्मूला पढ़ लो बेटा, मैं बता रही हूँ, वरना ऐसा डसेगा ना तुम्हारा रिजल्ट, बेटा वो जहर बहुत खराब होता है समझ रहे हो, वो तो और खराब जहर होता है। चलो तो ये समझ में आ गया होगा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला शीट में 1000 बार बोल रही हूँ, लास्ट पेज में लिख लो चैप्टर 2 की, 1 की लिख चुके हो गए ये सोचते हुए, और नहीं लिखी तो चैप्टर 1 की भी लिखो, ठीक है। क्या आ जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 की 1.0 इंटू 10 की पावर 15, है ना, माइनस 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 माइनस, या ऐसे लिख देते हैं इसको, 7.0 इंटू 10 की पावर 14, है ना। अच्छा मुझे एक बहुत प्यारी सी चीज दिख रही है, अगर मैं इसको 14 बना दूं तो, है ना, इसको 14 बना दूं तो ये हो जाएगा 6.62। यार तुम कैलकुलेशन कर लेना, फिर भी मैम तुमको तुम्हारी मिस एक्सेप्शन तुमको थोड़ा सा बता सकती है ना। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 14 और ओवरऑल माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14, है ना। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14, ओवरऑल कॉमन आ गई वैल्यू, है ना। तो 10 माइनस 7 कितना होता है, 3। कैलकुलेशन में इरेज कर दे रही हूँ वरना जगह नहीं बचती है ना, 3 इंटू 10 की पावर 14, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, है ना। यहाँ पे 10 की पावर 14 हमने कॉमन ले लिया, बेसिकली बाहर निकाल लिया, तो 10 माइनस 7 बचा, है ना। उस स्टेप में हमने ये किया था, हमने 10 की पावर 14 को बाहर निकाला और हमने अंदर रखा 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, है ना। तो ये होगा 3 इंटू 10 की पावर 14। आ गया ना सबको समझ में, ये किया था हमने, ठीक है। चलो फिलहाल क्या बचा यहाँ पे, अब तो कर लोगे यार, अब देखो कितना आसान है, माइनस 34 प्लस 14, माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो माइनस का कितना आएगा, 0, 3 माइनस 1 2, 20 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 20, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करो, 18, 1 कैरी, 3 2 6 7, 18, है ना, फिर 1 कैरी, 18 19, ये आएगा, है ना, 3 के पहले पॉइंट। अब हमें पता है 1 से 10 यानी कि इस पॉइंट को हम आगे लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1.9878 इंटू 10 की पावर माइनस 90, निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई, किसे किसे ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगा, वैसे एक बार चेक कर लेना, 1.988, क्या बात है, 1.988 समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है तो जूल। बताओ भाई, कैलकुलेशन भी कर दी तुम्हारी मैम ने, क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में, लाइफ में क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए लाइफ में, बोलो।
बताओ 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 बताओ। क्लियर 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 क्लियर। ये रॉन्ग वाला कौन बच्चा है यार, इतना पीटूंगी ना मैं। मैं कैलकुलेशन करके दे रही हूँ पूरा और तुम बोल रहे हो रॉन्ग, जबरदस्ती में, एकदम जबरदस्ती में रॉन्ग बोल रहे हो। एक भी केमिस्ट्री का टेस्ट शो नहीं कर रहा है अब बेटा, मेरे में तो सबके में ओपन हो रहा है, हम लोगों ने चेक करवा लिया है। क्लास 11th का टेस्ट तो ओपन हो रहा है। और क्या चाहिए, कह रहा बॉयफ्रेंड चाहिए। और क्या बात है बेटा, उसके लिए बेटा हरकतें सही होनी चाहिए ना, उसके लिए ये इससे मतलब आई मीन ओके इट्स ओके, वो तो हो नहीं सकता ना। वो कैसे हो जाएगा मैम, वो कैसे हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। मैम 19 मैमड़ा 19, एक तो मैमड़ा बोलना बंद करो। 19 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा 19.87, ये वाला 19 पूछ रहे हो ना मेरे ख्याल से, पावर कैसे आई। तो वो जो 19.87 19.3 इंटू ये किया, पहले तो ये मत पूछना, अगर ये पूछ रहे हो तो पिट जाओगे। पहले तो हमने ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला है 19.878। अब इसकी पावर -20 की जगह -19 करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कैपिटल एन इंटू 10 की पावर n, जिसमें कैपिटल एन 1 से 10 की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा। मतलब ये जो आगे वैल्यू लगी ना, ये कैपिटल एन होता है ये, तो ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। ये जो ओवरऑल वैल्यू है 1 पॉइंट, देखो 19 तो 10 से ज्यादा हो गया ना, 19 की वैल्यू तो 10 से ज्यादा हो गई, तो 19 के आगे पॉइंट होना चाहिए, यानी कि 1.9 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चलो, तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को ये भी क्लियर होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या बात है, बहुत सारे आ गए हैं मेरे पास क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, सेम ये h म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है, हमने भी यही लगाया है। वेयर आर द सॉरी व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, एक सेकंड, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन emitted during a transition from n equals to 5 से n equals to 2। पे से याद है, पे से याद है, पे से पे से पे से पे से निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। चलो पहले वेवलेंथ निकाल ले। देखो इसको करने के दो फॉर्मूले हैं, जो आपको पसंद आए। मैं तो हमेशा यार, जो मुझे सबसे अच्छा फॉर्मूला इस चैप्टर में ये लगता है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू जेड का स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, जहां पे मुझे पता है n1 और n2 पे से, जिस पे इलेक्ट्रॉन आया जिससे इलेक्ट्रॉन आया, जिस पे इलेक्ट्रॉन आया जिससे इलेक्ट्रॉन आया। r की वैल्यू को भी छोड़ दो, z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो 1 का स्क्वायर, जिस पे किस पे इलेक्ट्रॉन आया, इस पे आया, इससे आया, है ना, फ्रॉम दिस टू दिस, उस पे आया इससे आया, है ना। यस मैम, किस पे आया, 2 पे आया मैम, 2 का स्क्वायर माइनस किससे आया, 5 से आया, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब करते रहो कैलकुलेट, r इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1/4 माइनस 1/25, है ना। तो इसका क्या बोलते हैं उसको, 1 बाय लैम्डा, है ना। तो इसका वो क्या आएगा, क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम, एलसीएम एलसीएम निकाल लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 ही आएगा डायरेक्ट, है ना, 100 ही आना होगा ना, 100 आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 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 इंटू, नीचे 100 आ गया, है ना। तो 25 माइनस 4 21 अपॉन 100, ऐसा कुछ आ रहा होगा। प्लीज इसको रीचेक करना है, कैलकुलेट करना है एक बार। 25 गया होगा, वहां 4 गया होगा, 25 माइनस 4 इज 21, होना ऐसा ही चाहिए, है ना। क्योंकि हमें 1 बाय लैम्डा तो निकालना ही नहीं होता कभी भी, हमें लैम्डा निकालना है, यानी कि इस पूरे को रेसिप्रोकल करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा 1 बाय r इंटू 21 बाय 100, सॉरी ये भी रेसिप्रोकल होगा, 100 बाय 21 हो जाएगा। 1 बाय आर की वैल्यू बताई थी 911, 912 911 के आसपास होती है, 911 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 911 इंटू 100 बाय 21। चेक कर लो कितना आ रहा है, चेक कर लो कितना आ रहा है, 911 इंटू 100 बाय 21, 4.338 समथिंग आ रहा है क्या, 4.338, है ना, 4.338 समथिंग, 4.338 मीटर में आ रहा है, इन्होंने नैनोमीटर में निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 4.33 4.338 ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। नैनोमीटर में भी लिख सकते हो, ये देखो 4.34 इंटू 10 की पावर -7 समथिंग समथिंग ऐसा आ रहा होगा, इसको चेक करना, ठीक है। 4.34 इंटू 10 की पावर कितना, -7 था +7 था, -7 मीटर, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा।
बाकी आप चाहो तो रिडबर्ग कांस्टेंट रख सकते थे, आप चाहो तो आप रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे लग सकते थे, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती भाई, है ना। रिडबर्ग कांस्टेंट चाहो तो रख सकते थे आप, बट फिर वही वाली बात है, कहाँ गए तुम लोग, कहाँ गए, हाँ फिर वही वाली बात है, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती। मैम इसको मीटर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, या नैनोमीटर में लिख दो, है ना, मीटर नैनोमीटर लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा, पूछा गया था, पूछा गया था, वेवलेंथ पूछी थी ना, मीटर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अच्छा यहां तक की बात समझ में आ गई है ना, यस मैम। अब क्या ये किसी और फॉर्मूले से हो सकता था, किसी को पता है कोई और फॉर्मूला हो सकता था या इसका कोई और फॉर्मूला हो सकता था, इसका कोई और फॉर्मूला किसी को भी याद है, पावर कैसे आई मैम, यार इसको एक बार कैलकुलेट करना, ऐसा कुछ तो आ रहा होगा, ऐसा समथिंग समथिंग सा, है ना, कुछ तो आ रहा होगा ऐसा समथिंग समथिंग सा, पावर उसने रिडबर्ग कांस्टेंट रखा होगा, है ना, उन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट रखा है यहाँ पे ओवरऑल। इसको एक बार चेक कर लेना, मुझे क्यों लग रहा है कुछ तो गलत है, कुछ तो है, चलो हम भी रिडबर्ग कांस्टेंट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ हुई है, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। 1 by lambda is equals to 1.097 into 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 100, या तो इस फॉर्मूले से करो, है ना। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, वो एंगस्ट्रॉम में था, वही मैं सोच रही हूँ इसमें पावर कैसे आ रही है, एंगस्ट्रॉम में निकाला था हमने, जब हम 1 बाय लैम्डा को 911 बोल रहे हैं ना, तो हम एंगस्ट्रॉम में लिख रहे थे उसको, तो 10 की पावर 10 जाता तो करेक्ट आंसर आता, ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में, सब कुछ सही है, सब कुछ सही, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं, एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, एकदम सही है बेटा, जो हमने निकाला था आंसर 911 के हिसाब से, वो एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं हम, तो इसलिए वो है, ठीक है, वो हम एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं, तो 434 या 4.34 ही आ रहा होगा, 4.34 इंटू 10 की पावर -7, यही आ रहा होगा, यही आ रहा होगा, एकदम सही है। तो वहां पे हम एंगस्ट्रॉम में लिख रहे थे, तो हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, और किस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, तो मैं आपको अभी बताऊंगी, फिलहाल एक और चीज निकालना है, और वो है फ्रीक्वेंसी। लैम्डा आ गया तो फ्रीक्वेंसी तो आई जाएगी, म्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4.34 इंटू 10 की पावर -7। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप सभी को आंसर निकाल लेना है, हर्ट्ज में आंसर आएगा, हर्ट्ज में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला रख देना, 6.91 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला, ऑल्टरनेट तरीका भी हो सकता था, आप डेल्टा ई निकालते, पहले डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 1 अपॉन, अब यहां पे ध्यान देना, फिर दिमाग में घुमाना नहीं चीजों को, वो होता है एन फाइनल, सॉरी एन इनिशियल माइनस एन फाइनल, मतलब जो आप रख रहे हो ना 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या, कहां गया ये, तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं आर जेड स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, जब आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आप बोल रहे हो किस पे आया है माइनस किस से आया है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल रख रहे हो, लेकिन इसी की जगह अगर आप डेल्टा ई इस तरीके से निकालो, 2.18 इंटू जो भी जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, तो वहां पे होगा एन इनिशियल माइनस एन फाइनल, उसमें इसका स्क्वायर होता है, तो आपको ये वैल्यूज अलग करनी पड़ेंगी, ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो इस तरीके से एनर्जी आती, अब एनर्जी आ गई, फिर यहाँ से निकालो म्यू की वैल्यू, तो यहाँ से म्यू आता, फिर म्यू आ गया, फिर लैम्डा आ जाता, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाली उन्होंने, फिर लैम्डा निकाला, हमने ऑल्टरनेट तरीका करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 14 कैसे होगी पावर, इट विल बी 15, नहीं बेटा कहाँ गया, कहाँ गया, ये बोल रहे हो ना, नहीं आप जो 15 वो बोल रहे हो, वो आप 69 पॉइंट समथिंग बोल रहे होगे, ठीक है। वैसे यार कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कोई अगर 19-20 की कोई चीज हुई हो तो तुम प्लीज इसे चेक करना, मैं कैलकुलेशन आपके ही भरोसे छोड़ती हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो, चैप्टर 2 पे हो, बट कैलकुलेशन हमेशा खुद से ट्राई कर लिया करो, ठीक है। तो ये सिर्फ एक दिखावा होता है आपके लिए कि ये आ रहा होगा, ऐसा जो भी आंसर आ रहा है इसको लिखो, इसको खुद से यहाँ पे कैलकुलेट करो आप, तो आपका जो भी आ रहा है आपको लिखना है। फिलहाल आप जो बोल रहे हो, जितना मुझे पता है आप ये बोल रहे हो 69.1 इंटू 10 की पावर 15 बोल रहे होगे, ठीक है। चलो क्लियर, दिमाग लगाना इसमें, यस, और कोशिश करना आप इसे भी पढ़ो, एक बार इसे भी पढ़ो, कोशिश करो एक बार इसे भी पढ़ो, ऑल्टरनेट तरीका भी इसका देखना घर जाके, क्योंकि ये फॉर्मूला हो सकता है कहीं लग रहा हो जहां पे ये ना लग रहा हो, तो आपको देखना पड़ेगा। अभी तो हमें आसान लगा, हमने पहले वेवलेंथ निकाला फिर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर वेवलेंथ भी निकाली जा सकती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, थोड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ना। चलो भाई 10 मिनट में 2-3 क्वेश्चन बच्चे, थोड़े से आसान कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 11 मिनट्स लेफ्ट, हाँ याद है बेटा याद है,
चलो, तो ये क्वेश्चन वैसे आप करते रहोगे, आसान है। एक दो कोई भी उठा लो, एक कार्बन उठा लेते हैं। चलो, क्या निकालना है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो कार्बन के हिसाब से अगर मैं देखूं 13 और 6 लिखा है, विच मींस इसके Z की वैल्यू, इसके Z की वैल्यू मुझे दी है, A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना गिवन है? 6, है ना। A कितना गिवन है? 13 गिवन है डायरेक्टली, है ना। ये A होता है, ये Z होता है, ठीक है। यस मैम। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालने हैं। Z इक्वल्स टू P होता है, यानी कि प्रोटॉन आ गए 6। A इज इक्वल्स टू P प्लस N, या A माइनस Z लिख दो। N इज इक्वल्स टू A माइनस Z, तो 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा आंसर। किसी के लिए भी कर लोगे? बोलो। एक और कर दूं कोई? एक ये लास्ट वाला कर दूं, है ना। स्ट्रोंटियम SR कितना गिवन है? 38, 88, 88। ये किसकी वैल्यू होती है? Z की, सॉरी A की। ऊपर A लिखा रहता है, नीचे Z लिखा रहता है। ये किसकी वैल्यू होती है? Z की। Z इक्वल्स टू P, यानी कि कितना हो गया? 38 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आ गए हमारे 38। A माइनस Z से निकलता है N, है ना। तो N कितना हो गया? A की वैल्यू कितनी है? 88 माइनस Z कितना है? 38। 0, 8 माइनस 3 is 5, N की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, इस तरीके से बचे हुए 3 कर लेना। बोलो क्लियर? क्लियर तो मैं आगे बढ़ जाऊं, नोट कर लो भाई। दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, नहीं लिखते। अच्छा, E कब लिखते हैं? Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता हमसे तो हम E लिखते हैं, हाँ लिख सकते थे इसमें, पर E कब लिखा जाता है? जल्दी से सबको पता होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हमें ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से बता दो मैम को, एक बार मैम को जल्दी से बता दो कब लिखते हैं बेटा ई को भी। अगर मुझे ई लिखना है तो मैं कब लिखूंगी उसे? ई कब लिखूंगी? जल्दी से बताओ। Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E। वेरी गुड, न्यूट्रल कंडीशन में मैम, जब न्यूट्रल एटम होता है, मतलब कोई आयन वगैरह ना हो। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया, कोई आयन वगैरह नहीं होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड द एटॉमिक मास A। क्या लिखना है? अच्छा सिंबल। अरे ये तो आसान है यार, क्या यार, क्या बच्चों जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे बच्चों को, समझ रहे हो? बच्चों जैसे क्वेश्चन बच्चे करेंगे हमारे, ये दिन आ गए हमारे बच्चों के। तो हमें पता है मैम, एक्स एलिमेंट जो है ऊपर लिखते हैं A, नीचे लिखते हैं Z। मतलब ऊपर लिखते हैं हम मास नंबर और नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बस लिख लो। जैसे फर्स्ट वाले के लिए मैं कर दे रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड मैं कर दूंगी, ठीक है। तो क्या है? राइट द कंप्लीट सिंबल, ठीक है। तो कोई भी एक्स एलिमेंट है, ऊपर आ रहा है क्या? ऊपर क्या आ रहा है? 35, नीचे आ रहा है 17। वैसे सबको पता ही है क्लोरीन की बात हो रही होगी, है ना। एक लास्ट वाला कर दे रही हूँ, क्या है? 4 और 9, 4 और 9, 9 मतलब ऊपर होगा, 4 नीचे होगा, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम की बात हो रही है। 4, 9, ठीक है, इस तरीके से कर लेना। 233 आइसोटोप, कुछ तो पढ़ाया है इससे रिलेटेड। 233 कुछ तो पढ़ाया है, कोई बताएगा क्या होता है 233? इन द चैट बॉक्स, कोई बता सकता है क्या होता है 233? 233 क्या होगा? अभी पूजा दीदी का मैसेज आ रहा है कि मैम वो तो मैंने भेज दिया ऑलरेडी। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, अब पिट जाओगे अगर नहीं बता पाए तो। बहुत बड़ा हिंट दे दिया सेकंड वाले क्वेश्चन का, बताओ। बेरिलियम, अच्छा इसका आंसर बता रहे होगे, ठीक है। सोचो सोचो सोचो, 233, 238 क्या था? आइसोटोप पढ़ाया था ना किसी का। वेरी गुड, यूरेनियम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यूरेनियम हो गया हमारा। वैसे मतलब मैंने बता दिया, बट कोशिश करो ये सब आता हो आपको, ठीक है। तो एक्स कोई एलिमेंट है जिसमें ऊपर ए लिखा जाएगा 233, नीचे लिखा जाएगा 92। तो यानी कि क्या हो जाएगा? यूरेनियम सबको पता है 92, 233, ठीक है, 233। चलो भाई, तो ये भी आंसर तो सारी करवा लिया तुमने मुझसे, हाँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब मैम इनमें होंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा लिख दो, मैं एक दो ही कर रही हूँ अभी, ठीक है। लेट्स से ये दोनों उठा लिए मैंने, ये तो वैसे नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे, पता ही है। सोडियम कितना होता है? 11, 11 प्लस मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे।
पोटेशियम +1 मतलब इसने भी किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम? पोटेशियम के पास होता है 19 इलेक्ट्रॉन, एक दे दिया 18 बचा, है ना। मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम होगा, हमने इसका एग्जांपल भी किया हुआ है अगर आपको याद हो। मैग्नीशियम 12 होता है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे के आया है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दे के आया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर कैल्शियम +2, देखो कैल्शियम +2 यहाँ पे आएगा, देखो कैल्शियम +2 क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, है ना, तो कितना बचा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करना, ठीक है, इन दोनों को देखो आर्गन यार 18 ही होते हैं, कुछ लिखा ही नहीं उसमें प्लस माइनस, आर्गन में बेटा प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा, चलो कर ही देती हूँ। सल्फर क्या होता है 16 होता है, -2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, देखो एक ये है चारों, यानी कि K+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, एक है पोटेशियम, कैल्शियम और क्या था सल्फर S-2 और आर्गन, और एक और है हमारे पास सोडियम +1 और मैग्नीशियम +2। तो ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। क्लियर? चलो चलो, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, एक क्वेश्चन। चलो यार एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, खुद से देना, ठीक है। यूजिंग एसपीडी डिस्क्राइब ऑर्बिटल, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सुनना। यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग। आप मुझे बस ये बताओ ये कौन सी ऑर्बिटल है, अगर आपको याद हो हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है। बताना है कौन सी ऑर्बिटल है, जब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो वो ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, हिंट दूं। s के लिए l की वैल्यू बेटा 0 होती है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। ये तुम्हारा हिंट है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब बता दो जल्दी से, कुछ नहीं, खत्म होने वाली है क्लास, खत्म होने वाली। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो 1s लिख रहे हैं वो पहले का आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी सही लिख रहे हो, और बहुत सारे बच्चों ने ये भी करेक्ट लिखा है। इट इज 3p। ये क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू 1 मतलब 1 और l की वैल्यू 0 s के लिए होती है 1s, है ना। n की वैल्यू 4 मतलब आगे 4 लग जाएगा, l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए होती है, 4d। n की वैल्यू 4 तो 4, l की वैल्यू 3, 0 1 2 3 यानी कि f 3 होती है f के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं इसके 1-2 पार्ट करूंगी, बाकी आप ट्राई करना। एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट पॉसिबल ही नहीं है, चेक करते हैं कैसे हो सकता है मैम, तुम बताओ क्या पहला सेट पॉसिबल है, n की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू +½ है, क्या ये पॉसिबल है सेट? सोचो सोचो सोचो, ब्राइटनेस बढ़ा के मैं तुम्हारा आंसर देखना चाहती हूँ, बताओ 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 इन द चैट बॉक्स। और इसका आंसर के लिए मैं रुकूंगी, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तब तक रुकूंगी भाई। ये आंसर तो बनता है हमारे बच्चे का बताना, ये आंसर तो हमारे बच्चे का बताना बनता है, लाडले आंसर दे दे, समझ रहा है। ए लड़की तुम बहुत बोलती हो, पटर पटर कम बोला करो ठीक है, लड़का लड़की कम बोला करो, आंसर ज्यादा दिया करो। नो, वेरी गुड बेटा, क्या रीजन है, नो का रीजन बताओ, रीजन रीजन रीजन, कितना आसान लगता है ना, नो यार, नहीं नहीं, यस और नो में ही तो आंसर है, रीजन बताओ मुझे क्यों, कह रहा नेवर, अरे बाप रे, नॉट पॉसिबल, अरे यार मेरा हाथ ही दर्द होने लगा इतनी देर में, बताओ सबने सही लिखा है लेकिन क्यों, क्यों? वेरी गुड यार, मैं लिटरली मैं देखने जा रही थी बट नाम निकल गया, क्योंकि आप सभी ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता मैम, n कैसे 0 हो सकता है, आप बोल रहे हो शेल ही नहीं है, कंट्री ही नहीं है, समझ लो, कंट्री के अंदर सिटी, सिटी के अंदर एरिया, एरिया के अंदर घर था, कहीं होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, और आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जहां है वहां शेल ही नहीं है, शेल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। सेकंड वाला सोचो पॉसिबल है, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू ये, ठीक है, l की जो वैल्यू होती है, सही है, एक शेल है, 0 सब शेल है, 0 मतलब s की बात कर रहा होगा, ठीक है, l की वैल्यू 0 मतलब s, ठीक है, ये 0 माइनस आप, ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। एक ऑप्शन और कर रही हूँ, बाकी तीनों आपके होमवर्क है, ठीक है। बताओ तीसरा पॉसिबल है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, n की वैल्यू और l की वैल्यू में क्या फर्क होता था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, n-1 जाता था, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है
तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू मतलब एक सबशेल है ना। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है ना, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, हमेशा कम होगी, बराबर कभी नहीं हो सकती। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये n और l की एग्जैक्ट वैल्यू कभी बराबर थोड़ी हो सकती है। n1 तो l1 हो ही नहीं सकता। n की वैल्यू जब भी 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, जिसे आप s सबशेल बोलते हो। एक शेल में एक सबशेल होती है पर वैल्यू 0 होगी हमेशा, क्योंकि वैल्यू क्या है, इस तरीके से। अब ये तीन आप एक बार ट्राई करना, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, 3 3, ये देखो नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता कभी भी, है ना। फिर इस तरीके से, तो इसे एक बार ट्राई कर लेना। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया था, हमें क्या बात है। अब कुछ क्वेश्चन इसी स्लाइड में आपको होमवर्क मिल जाएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन आपको यहीं पे होमवर्क मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से हो रही है, क्या होगा आंसर। फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक है। आपको सोल्यूशन भी दिखेंगे बहुत सारे, इतना किलोग्राम मूविंग वेलोसिटी है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, है ना। कई क्वेश्चन आपने क्लास में भी किए होंगे, ठीक है। तो अब आपके अराउंड 10 क्वेश्चन के आसपास कुछ क्वेश्चन होमवर्क होंगे, ठीक है, हो ही गया ये, हाँ ठीक है, 10 के आसपास आपके क्वेश्चंस होमवर्क होंगे। और ये था हमारा पूरा चैप्टर 2। दिस वाज ऑल अबाउट बेटा चैप्टर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यहां पे होता है खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी सीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। आपको होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिए, होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिए, यस मैम। हमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक वाइज, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लिए, है ना। और मेक श्योर बेटा कॉन्सेप्ट में कमी मत रखना, कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हमें नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें समझने के लिए पढ़ना है। जब हम समझने के लिए पढ़ते हैं हमारे नंबर खुद ब खुद आ जाते हैं, ठीक है, खुद ब खुद हमारे नंबर आ जाते हैं। तो भाई ये बात हमें सारी की सारी दिमाग में रखनी है, ये सारी बातें हमें दिमाग में रखनी है। सीपीपी सॉल्व करना, अच्छा टेस्ट भी आपको मिल ही जाएगा ना। अच्छा मैं आपसे खैर यही बोलूंगी, पहले आप कोशिश करो टेस्ट दे दो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, पहले टेस्ट देखो, आपको पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं। टेस्ट के क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन रखे हुए हैं ना, जिसमें आपको ओवरव्यू पता हो केवल, लेकिन आपको ये चीजें करनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बाकी जो भी चीज समझ में नहीं आए मेक श्योर देख लो, हमने 12 लेक्चर्स दिए इस चैप्टर को, 12 लेक्चर्स, हर लेक्चर 1 घंटे के आसपास है, कम से कम 1 घंटा, है ना, ज्यादा ही होगा कई सारे तो ऑलमोस्ट हमने 12.5-13 घंटे इस चैप्टर को दिए हैं। 12.5-13 घंटे में ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मेक श्योर बेटा फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, मेक श्योर आप ये काम खुद से करो, ठीक है। अब मंडे को क्या होगा, मंडे को चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे को हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी हम पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगर होगा तो हम रिडॉक्स पहले निपटा देंगे, ठीक है। चलो भाई, आई होप ये चैप्टर हमारे बच्चों को हो गया होगा परफेक्टली क्लियर, एंड इसी के साथ खत्म होता है फाइनली 12 लेक्चर्स का चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर, वैसे तुमने इतना ज्यादा कोऑपरेट किया तो नहीं है, बट फिर भी नहीं मजाक कर रही थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अच्छे से रिवाइज करना, संडे का टाइम है, हो सके तो 1-2 घंटा निकाल लेना है, रिक्वेस्ट दरख्वास्त है मेरी तुमसे, ठीक है। तो कोशिश करना आप ये टाइम निकाल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और एक क्विक रिकैप ले लो इस चैप्टर का, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, संडे है, होमवर्क कर लेना और साथ ही साथ भाई टेस्ट वेस्ट दे देना। सी यू ऑल ऑन मंडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, गुड नाइट, बाय एवरीवन।